2010 दिल्ली। पूरा देश रेडी है वर्ल्ड को ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कम नहीं। City of Delhi is ready, just about ready that is, for the opening of the 19th Commonwealth Games. पर गेम स्टार्ट होने से पहले ही एक और गेम स्टार्ट हो गया करप्शन का। Commonwealth Games has been known increasingly for scandal and corruption. The 70,000 crore rupees CWG scam. टॉयलेट्स 4,000 रुपए के, ट्रेडमिल्स लग्जरी कार्स के दाम पे। There has been massive overshooting in expenditure for the Commonwealth Games. The cost in fact has gone up by nearly 40%. और कॉन्ट्रैक्ट्स बस उनके दोस्तों के नाम पे। और फिर दिल्ली बन गया हेडलाइंस का सर्कस। कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर के खींचतान खत्म नहीं हो रही है। The state is looking at the international sporting event as a chance to increase the city's infrastructure at the same time. सब टाइम पे है, सब कुछ ठीक होगा और माइक फेनल जी ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग मांगा है, वो हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। मेडल्स कम मिले और स्कैम ज्यादा। India's first ever gold in women's wrestling at the Commonwealth Games. कॉमनवेल्थ फेडरेशन ने रिकमेंड किया है अहमदाबाद को 2030 के फेडरेशन गेम्स के लिए। वो ही इंडिया जहां 2010 में स्कैम हुआ था अब फिर से वर्ल्ड को होस्ट करेगा सेंटिनरी एडिशन में। कॉमनवेल्थ गेम नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या? सिंपल शब्दों में समझो, ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है जो ब्रिटिश रूल्स के अंडर थी। 1930 में इन गेम्स की शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा में। तब इस इवेंट का नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश सरकार का आइडिया था कि अपनी कॉलोनीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जहां पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ एक स्पोर्ट्स के जरिए यूनिटी दिखाई जाए। ऊपर से तो ये फ्रेंडशिप और पीस का इवेंट लगता था, लेकिन अंदर से उनका एक और पर्पस था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा दुनिया बदली और ये गेम्स भी चेंज हो गए। 1950s और 60s में जब देश आज़ाद हुए तो उन्होंने डिसाइड किया अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो इक्वल पार्टनर्स की तरह पार्टिसिपेट करेंगे, कॉलोनीज की तरह नहीं। इसीलिए गेम्स का नाम भी चेंज होते गया। ब्रिटिश एम्पायर गेम से ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम और आखिर में सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम। आज 70 से ज्यादा कंट्रीज इसका पार्ट है। हर 4 साल में ये गेम्स होते हैं, बिल्कुल ओलंपिक्स की तरह। बस डिफरेंस ये है कि ओलंपिक्स में सारी कंट्रीज होती है और कॉमनवेल्थ गेम में सिर्फ मेंबर नेशंस। इनका मेन पर्पस है यूनिटी, इक्वालिटी और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करना। इसका ऑफिशियल मोटो भी यही है, ह्यूमैनिटी, डेस्टिनी और इक्वालिटी, मतलब इंसानियत, बराबरी और एक बेहतर फ्यूचर। ये गेम्स हमें याद दिलाते हैं कि हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन जब स्पोर्ट्स में मिलते हैं तो एक फैमिली बन जाते हैं। आज के टाइम में कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है। हर एडिशन में 6000 से ज्यादा एथलीट कॉम्पीट करते हैं और 20 से ज्यादा स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, हॉकी, बैडमिंटन और भी बहुत कुछ। जब कोई कंट्री होस्ट बनती है तो उसके लिए ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होता, उसके लिए ये एक इमेज बिल्डिंग का चांस होता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो कितना डेवलप हो गई है। इंडिया का रिलेशन भी इन गेम्स के साथ पुराना है। 1934 में जब हम ब्रिटिश रूल के नीचे थे तब हमने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हर एडिशन में इंडियन एथलीट ने अपना नाम बनाया। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, उसके बाद इन सब ने वहां से अपनी पहचान बनाई। और फिर आया 2010 जब इंडिया ने पहली बार होस्ट किया था दिल्ली में। लेकिन 2010 सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था, ये था इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस, पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। 2003 में इंडिया ने कनाडा को हराकर कॉमनवेल्थ गेम में होस्ट करने का बिड जीता था। पूरे देश के लिए ये था प्राइड का मूवमेंट, इंडियाज चांस टू शाइन ऑन द ग्लोबल स्टेज। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि ये होंगे वर्ल्ड क्लास गेम, नए स्टेडियम्स, एक मॉडर्न एथलीट विलेज, मेट्रो एक्सटेंशन,
होटल्स, हर जगह पोस्टर्स लगे थे, कम आउट एंड प्ले। लोगों के अंदर एक्साइटमेंट्स थी। जैसे जैसे 2010 पास आने लगा, दिल्ली बदल तो रहा था, लेकिन अंदर से कुछ गड़बड़ थी। एथलीट विलेज जो शोकेस प्रोजेक्ट होना था, वहाँ से एक कंप्लेन आई, रूम्स गंदे हैं, वॉशरूम्स लीक कर रहे हैं। फॉरेन डेलीगेट्स ने इंस्पेक्शन में कहा, दिस इज नॉट वर्ल्ड क्लास, दिस इज डिजास्टर क्लास। एक तरफ स्टेडियम के टेस्टिंग में फेलियर्स मिल रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिजेस कोलैप्स होने लगे। पीडब्ल्यूडी और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच ब्लेम चल रहा था। जितना पैसा लग रहा था उतनी इक्वालिटी नहीं मिल रही थी और मीडिया ने हेडलाइंस बनाना शुरू कर दी, इंडियाज नॉट रेडी, गेम्स टू शेम। रिपोर्ट्स आई कि प्रोजेक्ट में मैसिव कॉस्ट ओवररन्स हुए हैं। एक ब्रिज जिसका एस्टिमेट था 10 करोड़ और वो बन गया 50 करोड़। टॉयलेट पेपर्स 4000 रुपए के और ट्रेडमिल्स लग्जरी कार के दाम पे। ये सब न्यूज में एक्सप्लोड कर गया। कॉमनवेल्थ गेम्स का ड्रीम अब कोलैप्स होने लगा था। दिल्ली के हर कॉर्नर पे करप्शन, पैनिक और एम्बैरेसमेंट दिखने लगा था। जहां एक तरफ इंडिया वर्ल्ड को इम्प्रेस करने में लगा था, वहां दूसरी तरफ हम अपनी ही इमेज को तोड़ रहे थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम का ऑफिशियल बजट था लगभग 70,000 करोड़ का, पर जब अकाउंट्स ओपन हुए तो पता चला कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्चुअल खर्चा हुआ है उसका छोटा सा हिस्सा। बाकी पैसा गया था पेपर वर्क, इन्फ्लेटेड बिल्स और फेक टेंडर्स के मजे में। सबसे पहले समझो ये इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का गेम। सिंपल आइटम्स जिनका मार्केट रेट था 100 रुपीज, उन्हें खरीदा गया 10 से 20 गुना महंगा। एग्जाम्पल, एक टॉयलेट पेपर रोल था जो मार्केट में 30 का मिलता है और उसे बिल में लिखा गया 3,800। एक ट्रेडमिल जिसका दाम है 2 लाख रुपए और उसे खरीदा गया 9 लाख रुपए में। इस ओवर प्राइसिंग के पीछे एक सिंपल फॉर्मूला था। मिडिल मैन कंपनीज बनाई गई जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। पेपर पे सिर्फ एक काम था, पैसों को इधर से उधर करना। इन्वेस्टिगेशन में सबसे शॉकिंग बात ये निकली कि टेंडर्स के लिए फेक बिडिंग कंपनीज बनाई गई थी। एक ही ग्रुप के लोग अलग अलग नामों से टेंडर फाइल करते थे ताकि कंपटीशन का इल्यूजन बन सके। रिजल्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं फर्म को मिलता था जिनके पीछे पावरफुल लिंक या फिर पॉलिटिकल ब्लेसिंग होती थी। सीबीआई के रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि टेंडर की प्रोसेस को इनिशियली मैनिपुलेट किया गया है और फाइल में अप्रूवल सिग्नेचर्स बैकडेट कर दिए गए। और हिडन सिस्टम था कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी ने फॉरेन कंसल्टेंट हायर किए प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट्स के लिए। एक ब्रिटिश फर्म एएम फर्म को लंदन में प्रमोशन के लिए 3.8 करोड़ रुपए दिए गए, बिना टेंडर्स के और बिना कॉन्ट्रैक्ट के। स्कोरिंग और टाइमिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट 141 करोड़ में दिया गया। इस पूरी कहानी के सेंटर में था एक नाम, सुरेश कलमाड़ी, ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी का चेयरमैन, पार्लियामेंट का रिस्पेक्टेड लीडर, पर गेम्स के बाद करप्शन का सिंबल। तीनों टॉप एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, सीबीआई, ईडी और सीवीसी। सीवीसी ने रिपोर्ट्स में लिखा कि 16 डिपार्टमेंट्स में मैसिव इनरेगुलरिटीज मिले। सीबीआई ने 2011 में 10 लोगों को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ट्रेस किया। पैसे का एक ऐसा हिस्सा जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स में गया था वो मोस्टली यूके एंड स्विट्जरलैंड के थ्रू रूट हुआ, लेकिन लीगल लूफहोल्स इतने थे कि केस ड्रैग होता गया। 2025 में ईडी ने फॉर्मली अपना केस क्लोज किया। रीजन दिया insufficient evidence of laundering, मतलब पैसा गया लेकिन ऑफिशियली किसी ने नहीं लिया। पब्लिक रिएक्शन एक्सप्लोसिव था। न्यूज चैनल में दिन रात एक ही न्यूज चल रही थी, इंडियाज बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट। फॉरेन मीडिया ने लिखा, फ्रॉम होस्टिंग प्राइड टू होस्टिंग करप्शन। बीबीसी ने कहा, इंडियाज गेम्स ऑफ शेम। हम दुनिया को इम्प्रेस करने निकले थे लेकिन अपनी ही सिस्टम के हाथ फॉल हो गए। और जब डस्ट सेटल हुई तो बस सवाल एक ही था, क्या इंडिया अपनी इज्जत फिर से कभी कमा पाएगा? स्कैम के बाद सबसे पहला नतीजा, सुरेश कलमाड़ी को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया गया। उन पे क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग और मिसकंडक्ट के चार्ज लगे। इन्वेस्टिगेशन चलती रही लेकिन कन्विक्शन किसी का नहीं हुआ। रिपोर्ट्स आई, हियरिंग्स हुई, लेकिन किसी को भी ऑफिशियली गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया गया। गेम्स के लिए जो स्टेडियम्स और फैसिलिटीज बने थे, कुछ ही सालों में उनका मेंटेनेंस रुक गया। कई वेन्यूज अंडर यूज्ड हो गए और कुछ तो पूरी तरीके से खराब हो गए। और मीडिया
ने उन्हें व्हाइट एलिफेंट कहा। 2010 का दिल्ली जब एक टाइम पे प्राइड का सिंबल था, अब वो करप्शन का एग्जाम्पल बन गया। पब्लिक का ट्रस्ट हिल गया। पब्लिक ने कहा नेवर अगेन हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और नेवर अगेन हम अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। 20 साल बाद फिर से इंडिया को एक मौका मिला है। 2025 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रिकमेंड किया है अहमदाबाद को इंडिया एज होस्ट सिटी फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। इस बार फोकस है ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव्स बन रहे हैं, एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जहां सारे मेजर इवेंट्स होंगे। गवर्नमेंट ने कहा इस बार हम प्रॉमिस नहीं प्रूफ देंगे। एथलीट विलेज स्मार्ट सिटी मॉडर्न में बन रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिटेड होंगे और मैनेजमेंट डिजिटल सिस्टम से हैंडल होगा। अब 2030 के गेम सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, एक टेस्ट है ट्रस्ट और एफिशिएंसी का। 2010 ने इज्जत तोड़ दी थी, 2030 उसे वापस लाने का एक चांस है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर है। एक गलती और पूरा ट्रस्ट फिर से टूट सकता है। अब डिसीजन हमारे हाथ में है, क्या हम अपना पास्ट फिर से रिपीट करेंगे या फिर अपना फ्यूचर फिर से रीडिफाइन करेंगे। 2010 ने हमें एक सबक दिया था, पैसे से इवेंट बनता है और ईमानदारी से इज्जत। कॉमनवेल्थ गेम्स का सफर हमारे लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रहा है, हमारे लिए एक कैरेक्टर का टेस्ट रहा है। अब 2030 में अहमदाबाद के साथ इंडिया के पास भी एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। अगर इस बार हमने सब सही किया तो दुनिया सिर्फ हमारे मेडल्स को नहीं, हमारे मैनेजमेंट को भी सैल्यूट करेगी। अगर नहीं तो 2010 सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं, वार्निंग बन जाएगा। तो आपका क्या सोचना है, क्या इंडिया 2030 में फिर से नाम रोशन करेगी या फिर से बनेगी हेडलाइंस?